आई थिंक मेरा वॉइस सही से आ रहा होगा और स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रहा। कुछ दिनों से थोड़ा गैप लिए हुए थे एक्चुअली, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी था और थोड़ा सा जॉब भी चेंज करना था, इसकी वजह से रेस्ट लिए थे। तो सिर्फ जॉब जॉब चेंज करना नहीं था, एक्चुअली रूम चेंज करना था, जगह चेंज करना था, लोकेशन चेंज करना था, कंपनी चेंज करना था। इसके लिए थोड़ा समय लग गया और बाढ़ भी आया हुआ था जिस जगह पे हम थे। तो रूम हमको चेंज करना पड़ा, वाईफाई कनेक्शन कट गया था, तो इसलिए गैप हो गया। तो हमको लगता है कि लगभग 10 दिन का गैप हुआ होगा। तो उससे पहले ही हम लगातार क्लासेस इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमको अनुमान था कहीं ना कहीं कि चेंज करना है जल्दी, बट इतना जल्दी होगा ये अनुमान नहीं था। फिर भी आप लोगों का जो फी है वो 1 हफ्ता तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी कि जितना तारीख को आप फी दिए थे पिछला मंथ में, उससे 1 हफ्ता बाद देना है। 1 हफ्ता आपका ज़्यादा टाइम मिल जाएगा क्योंकि 1 हफ्ता हम क्लास आपका नहीं ले पाए। अलग बात है पहले हम रेगुलर ले रहे थे, लेकिन उसके लिए हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि हम आपसे फ़ी ले सकें, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है ये आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाएगा और अब रेगुलर क्लास होगा, मे बी वीडियो लेक्चर का फॉर्म में हो या लाइव क्लास हो। लाइव क्लास भी होगा, वाईफाई लगवा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ऐसे अपलोड कर रहे हैं 1-2 दिन में, ठीक है? चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में कि सेफ्टी डिवाइसेस क्या होता है कॉलेज का, उसका काम क्या होता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले है बैक स्टे। बैक स्टे का मतलब क्या होता है समझते हैं। एक होता है फॉरवर्ड मूवमेंट, एक होता है बैकवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होता है, बैकवर्ड मूवमेंट क्या होता है, पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। देन आफ्टर हम समझेंगे कि हाँ, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। वो सब चीज़ को हम लोग उसके बाद नोटिस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में। फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब ऐसे समझिए कि एक टब गाड़ी है, ओके, एक टब गाड़ी है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है? अब अचानक से ये अनकंट्रोल्ड हो जाए या हम इसको कंट्रोल करने के लिए कोई सेफ्टी डिवाइस का यूज़ करें, इसका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो नीचे आ तो रहा है लेकिन थोड़ा कम स्पीड से आए, या फिर इसको रोकने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने वाला सेफ्टी डिवाइस, ठीक है? सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर, ये आपका सेफ्टी डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बार सोचिए, कॉमनली अगर नीचे जा रहा है और इसी डायरेक्शन में आप इसको रोक रहे हैं, मतलब आगे की डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में अगर कुछ रोक रहे हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकना। जैसे जैज रेल, जैज रेल क्या करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने वाला, कि भैया बैकवर्ड मूवमेंट को कौन रोकता है। तो बैकवर्ड मूवमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा टब गाड़ी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और अचानक से कुछ इसमें से टूट गया, कोई रस्सा टूट गया, कोई कपलिंग जो है वो डिकपल हो गया और नीचे के डायरेक्शन में आने लगा, अचानक से ढलकने लगा, तो उसको कहते हैं बैकवर्ड मूवमेंट। इसको रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ड्रैग हो गया, मंकी कैच हो गया, जिसको हम लोग बंदर पकड़ कहते हैं, ऑटोमेटिक कैच हो गया। ये सब कुछ है जो बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसके बाद कुछ और भी सेफ्टी डिवाइस है जो ना फॉरवर्ड मूवमेंट ना बैकवर्ड मूवमेंट, बल्कि इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी टब को कंट्रोल करने के लिए, टब में सेफ्टी देने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए लगाया जाता है। तो वही सब सेफ्टी डिवाइस को पहले हम समझेंगे, फिर हम लोग हॉलेज की ओर कूदेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है बैक स्टे। बैक स्टे को ही हम लोग ड्रैग भी कहते हैं, इसी को हम लोग पहलवान भी कहते हैं। इसका तीनों नाम है। जो टब होता है, टब का एक्सल में लास्ट में लगा होता है। अब टब का एक्सल क्या होता है इसको भी समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, नोटपैड ही ले लेते हैं, छोड़िए, नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा। टब का एक्सल, जैसे आप डंबल लेके बॉडी बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है टब का एक्सल। जैसे एक चक्का ये रहा, एक चक्का ये रहा, तो इसके बीच में जो रॉड है इसको बोलते हैं एक्सल। तो जो टब होता है लास्ट वाला टब, उसी के लास्ट में जो एक्सल है, यानी ये जो लंबा सा डंडा जैसा होता है मोटा रॉड, इसमें लगाया जाता है बैक स्टे या फिर ड्रैग, इसी को हम लोग पहलवान भी कहते हैं। इसका काम होता है बैकवर्ड मूवमेंट को रोकना।
देखिए दो पटरी जो है, पटरी पटरी के बीच में ऐसा ऐसा सिल्ली डाला जाता है, ठीक है। पटरी में सिल्ली डालने के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले तो सिल्ली इस पटरी को स्टेबल रखने का काम करता है। डायरेक्ट जो पटरी है उसका लोड ज़मीन पे पड़ेगा तो ज़मीन में धँस जाएगा, इसके लिए हम लोग सिल्ली लगाते हैं। उसके बाद इसका वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ये सब जो सिल्ली लगाते हैं आप। इसके बाद ये बैक स्टे को पकड़ने का भी काम करता है। तो इस सिल्ली को बेकार में नहीं लगाते हैं लकड़ी, बल्कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बीच-बीच में बहुत सारा गैप होता है, इसमें गिट्टी भर दिया जाता है, स्टोन चिप्स भर दिया जाता है या कोयला भर दिया जाता है, ताकि वो अ, एरिया को सेपरेट करके रखे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फोर्सेस। तो बहुत सारा इसका कारण है, ठीक है। हीट ना हो जल्दी, ज़मीन जो है डायरेक्टली हीट ना हो जाए, उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रैग जो है वो 2 सिल्ली के बीच में फँस जाता है, जब कभी भी बैकवर्ड मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में 2 सिल्ली के बीच में फँस जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ड्रैग या बैक स्टे। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सिग्नलिंग अरेंजमेंट। सिग्नलिंग अरेंजमेंट के बारे में हल्का-सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझते हैं। देखिए सिग्नलिंग अरेंजमेंट का डाटा 2 जगह दिया हुआ है। अब अगर आप गौर से पढ़ेंगे कभी इन फ्यूचर तो आपको मिलेगा ये सब चीज़ें। सिग्नलिंग अरेंजमेंट का 2 जगह दिया है। CEAR के हिसाब से अगर बात करें, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन के हिसाब से बात करें तो 24 वोल्ट, बट अगर CMR के हिसाब से बात करें तो 30 वोल्ट। तो क्वेश्चन में अगर CMR लिखा है तो 30 वोल्ट टिक करेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है बस सिग्नलिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है तब भी 30 वोल्ट क्लिक करेंगे। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू CEAR 2010 लिख दिया है तो उस कंडीशन में आपको 24 वोल्ट टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसको बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सिग्नलिंग अरेंजमेंट बोला गया है कि इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए। इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब इतना वोल्टेज इसमें से पास ही नहीं करता है कि करंट, अगर कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो कोई समस्या हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिकली सेफ। तो 30 वोल्ट पे बोला गया है ऑपरेट होगा। जनरली 30 मीटर से ज़्यादा लेंथ होता है हॉलेज रास्ता का, तो इंट्रिंसिकली सेफ यानी सिग्नलिंग सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं। अब एक चीज़ है बफर। बफर क्या चीज़ है इसको भी समझते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि पटरी जो है, 2 ट्रैक आया है। एक सेकंड, मेरा ड्राइंग बड़ा ख़राब है, तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। मान लीजिए ऐसा है कि 2 ट्रैक है, ठीक है। ये ट्रैक यहाँ पे एंड होता है, इसके बाद आगे ट्रैक नहीं है और इसमें अगर टब गाड़ी चल रहा है तो कभी भी गलती से ऐसा हो सकता है कि टब गाड़ी अगर ज़्यादा स्पीड में रहे तो पटरी से नीचे उतर जाए। तो अगर नीचे उतर जाएगा तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगा, पलट जाएगा, किसी को चोट लग जाएगा, नीचे कोई आदमी है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बफर लगाते हैं। बफर क्या होता है, यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रहा है ये होता है बफर। कुछ नहीं करते हैं, 2 सिल्ली के बीच में इसको हम लोग खड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझाते हैं, ये देखिए 2 सिल्ली है ना। एक सिल्ली तो ये आपको दिख रहा होगा, एक सिल्ली ये आपको दिख रहा होगा। इन दोनों सिल्ली के बीच में लकड़ी को हम टेढ़ा करके खड़ा करते हैं। बड़ा सा सिल्ली रहता है भारी वाला, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, टेढ़ा करके खड़ा करते हैं। इससे क्या होगा, जब टब गाड़ी पीछे आएगा तो इससे टकराएगा और टकराने के बाद यहीं टब गाड़ी रुक जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं बफर। इसको हम लोग सिंपल में बफर कहते हैं, ठीक है। तो बफर कहाँ पे लगाया जाता है, तो बफर जहाँ पे कपलिंग डीकपलिंग हो रहा है उस जगह पे, जहाँ टब गाड़ी पीछे ढलक जा रहा है और नीचे आदमी काम कर रहा है उस जगह पे, जहाँ कहीं भी ये कोई वर्किंग प्लेस को क्रॉस कर रहा है उस जगह पे, है ना। ये सभी जगह पे बफर लगाए जाते हैं जहाँ पे पीछे साइड में आदमी काम कर रहा हो और उसको खतरा हो, ठीक है। तो बफर लगा दिया जाता है ताकि उसको वहाँ से रोक सके। अब आता है ड्रॉप वारिक। ड्रॉप वारिक क्या चीज़ होता है, इसको ऐसे समझिए। समझिए चिड़िया का शिकार करने के लिए जैसे जाल बिछाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही ये जाल होता है, ठीक है। ड्रॉप वारिक कुछ नहीं है बल्कि एक जाल है, चिड़िया को शिकार करते हैं उस टाइप का। इसको समझाते हैं क्या चीज़ है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप अगर गौर से देख रहे होंगे, क्रसर को थोड़ा गौर से देखिएगा, ये जगह पे एक रॉड लगा हुआ है। इसको अगर ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है, कोई नहीं, चलिए कोशिश करता हूँ। ये है आपका रूफ, ये है आपका फ्लोर। रूफ और फ्लोर के बीच में कुछ रॉड निकाले जाते हैं, ठीक है। और एक साइड आपका फिक्स रहता है ना। अगर इसको आप देखेंगे, ठीक है, एक साइड इसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे घर का दरवाजा होता है ना,
घर का दरवाज़ा अगर आप खोलते हैं तो दरवाज़ा कबड़ के हाथ में तो नहीं आता है, बल्कि दरवाज़ा खुलता है, एक साइड दीवार में हमेशा फिक्स रहता है। बिल्कुल ऐसी तरह से एक मोटा सा रॉड से इसको फिक्स कर दिया जाता है। एक साइड जो मोटा सिल्ली है, सिल्ली मतलब लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा है, इसको क्या किया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। और दूसरा साइड में एक आई बोल्ट टाइप का लगा रहता है, ठीक है। आई बोल्ट टाइप का एक बोल्ट लगा रहता है, और वो बोल्ट में एक रस्सा बांधा हुआ रहता है, और उस रस्सा को हम लोग ऐसे खींच के रखते हैं। इस रस्सा को उस जगह रखेंगे, सेफ जगह पे, जहाँ पे आदमी बैठा है, काम कर रहा है। अगर कभी ऐसा हुआ कि टब गाड़ी, जस्ट अ सेकेंड, अगर कभी ऐसा हुआ कि टब गाड़ी इसमें से बहुत ज़्यादा स्पीड में क्रॉस करने लगे, तो हम इस रस्सा को क्या करेंगे, खींच देंगे। तो जैसे इस रस्सा को हम खींचेंगे, ये बोल्ट जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, और सिल्ली जो है वो कुछ ऐसे गिर जाएगा नीचे। यानी दो पटरी के बीच में ये सिल्ली गिर जाएगा, और गिरते साथ ये क्या बन जाएगा, बफर बन जाएगा। बिल्कुल बफर बन जाएगा, जैसे यहाँ पटरी में दिख रहा है, दो पटरी के बीच में बफर लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉप वारिक काम करता है। तो ड्रॉप वारिक सुन के एकदम घबराना नहीं है। ड्रॉप वारिक एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, जिसमें आपको बस एक छोटा सा रस्सी खींचना होता है और ऑटोमेटिकली ये जो बफर बन जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं खींचेंगे तो ये ऊपर में ऑटोमेटिकली लगा रहेगा। इस जगह पे हम लोग आजकल रेल का टुकड़ा भी इस्तेमाल करते हैं लकड़ी बचाने के लिए। ठीक है। एज क्राफ्ट के बारे में कभी बाद में हम आपको बताएंगे क्या होता है एज क्राफ्ट। अभी फिलहाल बैक कैच के बारे में समझते हैं। बैक कैच को हम लोग बोलते हैं मंकी कैच। बैक कैच को हम लोग मंकी कैच कहते हैं। बैक कैच होता क्या है, दो पटरी के बीच में एक ऐसा ही स्प्रिंग वाला सिस्टम लगा रहता है। इससे क्या होता है, जब टब गाड़ी अगर गुजर रहा है तो ये जो स्प्रिंग है ये दब जाता है नीचे, ठीक है, और टब गाड़ी पार हो जाता है। लेकिन जब पीछे आता है, बैक आता है, तो इस जो पोर्शन है इससे सट जाता है, इसे उसमें अटक जाता है, एक्सल में डायरेक्टली उसको धकेलता है, ठीक है। एक्सल में डायरेक्ट ये टच होता है, रुक जाता है गाड़ी, बल्कि टच नहीं होता है, ये प्रेशर देता है, ठीक है। तो ये भी बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने का काम आता है। बैक कैच कह लीजिए, मंकी कैच कह लीजिए, ऑटोमेटिक कैच कह लीजिए, सब का सब एक ही नाम है, ठीक है। तो ये है आपका बैक कैच। अब आते हैं जैज रेल। जैज रेल क्या होता है, जैज रेल एक रेल का टुकड़ा ही है, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख रहे होंगे। एक सेकंड, ये फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा बेंड किया गया है पटरी को। पटरी को बेंड करने के पीछे का रीजन क्या है बताते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अगर पटरी ऐसा है, सॉरी, अगर पटरी ऐसे है और इसमें से ट्रेन पार होना चाहता है तो आराम से पार हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है तभी पार हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है तब भी पार हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है तभी पार हो जाएगा। तीनों अलग अलग स्पीड है, लेकिन तीनों में आराम से पटरी से गुजर जाएगा, क्योंकि पटरी एकदम स्ट्रेट है। लेकिन यही पटरी को अगर हम टेढ़ा कर दें और इसमें से हम गुजारना चाहें, तो जो टब गाड़ी है वो हो सकता है एक पर्टिकुलर स्पीड तक गुजरे, उसके बाद वो पलट जाए, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में अगर आप कार चला रहे हैं और टर्निंग होता है, तो टर्निंग में अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में आप बेंड करते हैं तो चक्का थोड़ा घिसड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक। और बहुत ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो कार पलट जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो जैज रेल क्या है, जैज रेल थोड़ा सा ऐसा बैंड पोर्शन होता है जिसमें से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तक का गाड़ी पार हो सकता है। यानी टब गाड़ी का स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर रहे, ये स्पीड रहे, तो इस कंडीशन में वो टब पार हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो वो पार नहीं हो पाएगा। इसको क्यों लगाते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए। यानी टब गाड़ी ऊपर से आ रहा है और ये यहीं पे पलट जाए, उसके लिए हम लोग लगाते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड रहेगा तो यहीं पलट जाएगा। पलट के क्या मिलेगा, पलट के हमको ये मिलेगा कि अगर नीचे कोई आदमी काम कर रहा होता तो उसको खतरा नहीं है, बल्कि ऊपर ही गिर चुका है, ठीक। अब आते हैं मेन होल के बारे में। तो मेन होल का बारे में आपको पता होगा बेसिकली, फिर से एक बार बता देते हैं, चलो कोई नहीं। जो आपका दीवार होता है, पिलर, पिलर में बड़ा बड़ा ऐसा होल जैसा बनाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेन होल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेन होल, ठीक है। 1/6 से ज़्यादा ग्रेडियंट रहता है, अगर 1/6 से तीखा ग्रेडियंट रहेगा तो 10-10 मीटर का इंटरवल पर बनेगा। तीखा ग्रेडियंट का मतलब 1/5 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ढलान है तो 10-10 मीटर का इंटरवल पे रहेगा। 1/6 से अगर कम ढलान है, यानी 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, तो उस कंडीशन में इसका जो दूरी है वो आपका 20 मीटर हो जाता है। इसका एक स्पेशल डायमेंशन भी है, 0.75 से 1 मीटर हो जाता है चौड़ा, है ना।
और उसके बाद इसका हाइट हो जाता है 1.8 या 1.2 मीटर, ठीक है, चौड़ाई हो जाता है। तो ये सब डायमेंशन है, इसका डायमेंशन भी आपका रेगुलेशन में दिया हुआ है, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो मेन होल जो बेसिकली चीज़ है, ठीक है, इसका मेन होल वाला जो चीज़ है ये आपका ये होता है, ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें से आदमी क्रॉस कर सके। मेन होल इस डायरेक्ट ड्रॉप फॉलेज में लगाया जाता है जनरली। इनलेस ड्रॉप फॉलेज में मेन होल का कोई खास ज़रूरत नहीं होता है। कुछ जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे ग्रेडियंट फ्लक्चुएट कर रहा हो या सिचुएशन ऐसा हो कि रास्ता पतला है। तो मेन होल पे जब भी कभी टब गाड़ी पार हो तो सरन ले लेना चाहिए। इसके बाद होता है रन अवे स्विच एंड स्टॉप ब्लॉक। ये क्या चीज़ है इसको समझाते हैं। रन अवे स्विच का मतलब आप कभी न कभी पटरी देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक के सामने एक आदमी खड़ा रहता है, वो एक लीवर खींचता है। जब लीवर खींचता है तो पटरी थोड़ा सा इधर उधर हिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पटरी है ये अलग हो गया। ये लीवर खींचा तो ये जो पटरी है ये अलग हो गया, फिर से लीवर को ढकेल दिया तो ये देखिए दोनों पटरी सट गया। तो अब अगर दोनों पटरी जॉइंट हो गया तो यहाँ से अब टब गाड़ी जाएगा तो आराम से पार हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पटरी अलग हो गया तो क्या होगा, टब गाड़ी यहाँ से क्रॉस करेगा तो वो पलट जाएगा। तो यह पलट जाएगा, इसीलिए हम लोग रनवे स्विच लगाते हैं। तो पलट जाएगा तो क्या होगा सर, अगर यहीं पे पलट गया है तो नीचे जहाँ आदमी काम उम कर रहा है वहाँ तक जाते जाते तो आराम से रुक जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, नीचे आदमी काम करेगा। तो कभी भी अनयूजुअल मूवमेंट हो जाए, हम नहीं चाह रहे हैं, अचानक से अगर टब गाड़ी नीचे जाने लगे तो रनवे स्विच ऐसा ही सिचुएशन में हमेशा रहता है। जब क्रॉस करना है तभी हम लोग इसको ऐसे दोनों को ज्वाइंट करते हैं। इसको कहते हैं रनवे स्विच। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रनवे स्विच। यहाँ से स्टॉप ब्लॉक का जो दूरी होता है, स्टॉप ब्लॉक क्या चीज़ होता है, स्टॉप ब्लॉक जस्ट एक फाटक होता है। रेलवे फाटक में क्या होता है, एक बड़ा सा रॉड जैसा होता है जो आप जब गुजरते हैं तो गिर जाता है फाटक। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, थोड़ा लकड़ी का होता है यहाँ पे, है ना। आजकल लोहा वाला भी यूज़ किया जाता है। तो कभी भी टब गाड़ी जब पीछे आएगा ऑटोमेटिकली तो वही इसी से रुक जाएगा। स्टॉप ब्लॉक को हम पहले खोलेंगे तभी टब गाड़ी क्रॉस करेगा, तो हमेशा लगा के रखते हैं। खाली जब टब गाड़ी को क्रॉस करना है तभी खोलते हैं। लगा के रखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, कभी भी अगर पीछे ढलक रहा है तो यहीं पे स्टॉप ब्लॉक यानी माइंस का दरवाज़ा के पास ही रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टॉप ब्लॉक सिर्फ माइंस का दरवाज़ा के पास ही लगाते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ टर्निंग हो, जहाँ पे नीचे काम करे, कोई डिस्ट्रिक्ट में रास्ता जाए, उस सभी जगह पे स्टॉप ब्लॉक हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो रनवे स्विच हो गया, स्टॉप ब्लॉक हो गया। रनवे स्विच से स्टॉप ब्लॉक के बीच की दूरी अक्सर पूछता है, तो याद रखिएगा सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर। सेट ऑफ टब क्या है, मान लीजिए आप दो गो टब लगाएं तो ये दोनों का लंबाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो 5 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 15 मीटर हो जाएगा रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक के बीच की दूरी। बट मान लीजिए आप दो टब ना लगा करके आप 10 गो टब लगाएं, ठीक है, हाँ, ऐसे करके बहुत सारा टब लगा है। तो दसों टब का अगर आप दूरी नापिएगा तो हो जाएगा 30 मीटर, माने 30 मीटर लेंथ होगा 10 टब का। तो 30 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 40 मीटर, यानी 40 मीटर डिफरेंस डिस्टेंस रहेगा रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक के बीच में, ठीक है। तो आई होप सेफ्टी डिवाइस आपका क्लियर हो गया होगा, वॉलेज पे ही चलेंगे, है ना। तो वीडियो एक अभी डाले हैं, एक और हम डाल देंगे, ऐसे अभी फ़िलहाल आज भर चलाते हैं, बाकी कल से देखते हैं, क्लास ले लेंगे। तो आप लोग एकदम माइंड नहीं कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन से थोड़ा प्रॉब्लम था बट अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।